तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी का। तो देखो यार, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर खेती एक बात है। तो देखो यार, फार्मिंग भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, क्योंकि फार्मिंग मतलब भी खेती होती है। तो ना इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर कितने टाइप्स के हैं, स्लैश एंड बर्निंग क्या है, और टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन क्या है, किस सीजन्स में उगाए जाते हैं किस क्रॉप को। तो ये सब के डिटेल्स में थोड़ा सा हम जाएंगे और वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो यार, इंडिया इंडिया की बात कही गई है। इंडिया इज़ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ इट पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और इसका इंडिया में हर तीन में से दो पीपल या फिर 2/3 पर्सन, 2/3 पॉपुलेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दिखा है 2/3 पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में 2/3 पर्सन इन्वॉल्व है। तो देखो यार, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तुम्हें पता ही होगा। और जिन बच्चों को ये नहीं पता, वो पता है नाइन्थ का ज़्यादा कुछ पता है रहता नहीं है। तो देखो यार, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब होती है फार्मिंग या फिर रॉ मटेरियल्स बनाने का तरीका। जैसे कि कॉटन हो गया, वो सब रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा कोई मटेरियल जो जिसको ठीक से बनाया नहीं गया, मतलब बना दिया गया है, ऐसे ही उगा दिया गया है या फिर फार्मिंग कर दी गई है। तो ये हो जाएगी प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देती है यूज़फुल थिंग्स में। ठीक है, कन्वर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन यूज़फुल थिंग्स, उसको कहेंगे सेकेंडरी। टर्सरी क्या कहेंगे? टर्सरी को कहेंगे हम सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देखो यार, सर्विस प्रोवाइड करता है ये किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी को। जैसे कि बैंक हो गया, और भी बहुत सारी जगह पे बैंकिंग। ठीक है, तो देखो यार, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। तो देखो यार, टाइप फार्मिंग के टाइप्स कितने होते हैं? तो फार्मिंग के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, ये चीज़ देख लो, 3 टाइप। प्रिमिटिव, ये याद कर लो, या फिर अभी पहले ये समझ लो, बुक को छोड़ दो, अभी पहले ये समझो। 3 टाइप के होते हैं प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव। और फिर आता है क्या? सब्सिस्टेंसी। कहाँ है सब्सिस्टेंसी? ये रहा इंटेंसिव। ठीक है, पहला क्या था? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसका आगे का है। ठीक है, प्रिमिटिव। दूसरे में क्या है? इंटेंसिव। और तीसरा क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स होते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के। तो देखो यार, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में एग्रीकल्चर इज़ ए ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बहुत पुरानी एक्टिविटी है कंट्री में। बहुत पहले से, बहुत पहले के वक्त से ये हमारे कंट्री में होगी, या फिर दूसरी कंट्री में भी होगी। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। सोशल कल्चरल प्रैक्टिस भी होती है, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, ये हो गया सोशली कोई कल प्रैक्टिसेस हो गए, वो सब। तो देखो यार, फार्मिंग में 3 टाइप्स हम देखते हैं। पहला टाइप है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग में होता है जैसे कि प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिक्स। जैसे कि प्रिमिटिव में क्या क्या आ गया? जो घर के मेंबर्स होते हैं, मान लो तुमने अपना गमला कोई खोल लिया गमला खोल लिया नहीं, मतलब गमले में कोई पेड़ उगा दिया, अपना कोई फार्म बना लिया छोटा सा, और उसमें थोड़े बहुत स्मॉल पैच के एक लैंड में तुम अपने प्रिमिटिव टूल, प्राइमरी टूल्स, या फिर एकदम जो कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं, ज़्यादा थोड़ा प्राइमरी में हो, जैसे हो गया टाव, डिगिंग स्टिक्स, तो वो सब। और फैमिली लेबर, फैमिली या कम्युनिटी लेबर को रख के तुम फार्मिंग कर रहे हो, तो उसको कहते हैं हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसी फार्मिंग। तो देखो यार, इस वाली फार्मिंग में ना बेसिकली जो रेन होती है, रेन तो ज़रूरी होती है, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसके लिए? फार्म के लिए। तो ये डिपेंड होता है मानसून के ऊपर, मानसून कब आएगा, मानसून सीजन कब आएगा। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, खाद हो गया, वो सब भी डाल सकते हैं, और नेचुरल फर्टिलिटी में ज़्यादा डिपेंड करता है। तो देखो यार, इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्म है, वो भी एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया था? नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ज़्यादा डिपेंड होती है। ठीक है,
मतलब इस पे ज़्यादा निर्भर होता है। और स्लैश एंड बर्न क्या होता है? तो स्लैश एंड बर्न इसमें क्या है कि हम पहले उगाते हैं फिर उसको जलाते हैं, मतलब पौधों को जब काटते हैं फिर जब जलाते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो रहा है अभी, तो ये भी स्लैश एंड बर्न का हो सकता है एग्जाम्पल। तो देखो इस स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। फार्मर पहले एक पैच ऑफ लैंड को, मतलब एक ज़मीन को पहले वो क्या करते हैं, खोदते हैं या फिर उसको साफ करते हैं और फिर उसके ऊपर उगाते हैं जो भी अपनी चीज़ें होती है, सीरियल हो गए, दाने हो गए, कोई क्रॉप हो गया। जब वो सॉइल फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है सॉइल की, मान लो मैंने उगा दिया और सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी कम होने लग गई, तो पता है क्या करते हैं फार्मर, तो वो जब उगा लेते हैं तो फर्टिलिटी कम हो जाती है एक बार उगने के बाद, तो वो दूसरे लैंड में चले जाते हैं। जब वो दूसरे लैंड में जाते हैं वहाँ भी उगाते हैं, और जब तक वो उगता है वो लोग किसी और लैंड में चले जाते हैं। तो यही है स्लैश एंड बर्न। और फिर क्या करते हैं वो लोग, नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो यार इसमें क्या होता है, जो वो शिफ्ट करते हैं, तो पहला वाला याद करो, मान लो उन्होंने तीसरे वाले पे शिफ्ट कर दिया, पहला वाला तो छूटा रहेगा। और नेचर है वो अपने आप थोड़ा बहुत अपने को ठीक कर लेता है, तो नेचर में वो अपने आप फर्टिलिटी होती है जो सॉइल की वो वापस आ जाती है। तो फिर से आ जाते हैं वहीं पे। और इन सब चीज़ों को ही कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और अब झूमिंग क्या है, झूमिंग एक स्लैश एंड बर्न का प्रोसेस है एग्रीकल्चर, ठीक है। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, तो देखो एज मिलिपा, मिल्पा इन मैक्सिको, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, मिल्पा। सेंट्रल अमेरिका में कॉन्यूको, मैक्सिको में मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में क्यू कॉन्यूको, वेनेजुएला में, ठीक है। नहीं ये देखो ये कॉन्यूकुला वेनेजुएला में कहते हैं कॉन्यूको, ठीक है। और मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में कहते हैं। रोका ब्राज़ील में कहते हैं, मौसाले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो ये सारे कुछ नाम है, इसको देखना है देख लेना एक बार। इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार। जो प्रिमिटिव फॉर्म है ये आ सकता है क्वेश्चन, बेवार। क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया कौन सा प्रिमिटिव फॉर्म है एजुकेशन कल्टीवेशन का, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म में ये पूछ लेगा क्वेश्चन में, व्हाट इज़ अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, तो उसमें लिखना है इंडिया कॉल्ड, तो लिखना है बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। तो ये सारे तो बहुत सारा नाम है, ये मुश्किल से आ पाएगा, शायद आ जाए शायद ना आ जाए, क्यों बोर्ड्स का कुछ भी पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन देंगे। तो ये सारे कुछ नाम हो गए। और झूमिंग कल्टीवेशन में होता क्या है, वही है स्लैश एंड बर्न जो हमने देख लिया पहले, ठीक है। वो फार्मर अपने लैंड को छोड़ देते हैं, वही स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं उसको। और शायद स्लैश एंड बर्न में जलाने का होता है, बर्न है तो शायद। तो देखो यार अब रिहा लिव्ड, ये तो एक स्टोरी हो गई, इसको छोड़ते हैं हम। इंटेंसिव, अब हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड, ठीक है। तो देखो यार सेकंड में क्या है, सेकंड टाइप फार्मिंग का। तो सेकंड टाइप क्या होता है, इंटेंसिव। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि यूपी। यूपी में खेत में कम होती है, बड़ी कंट्री है क्योंकि थोड़ी, इसलिए। मगर जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे ये यूज़ करा जाता है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड। तो देखो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इंटेंसिव फार्मिंग में हाई पॉपुलेशन प्रेशर में यूज़ किया जाता है इसको। हाई पॉपुलेशन प्रेशर होना चाहिए लैंड के ऊपर, और लेबर ज़्यादा होनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है ये। और इसमें बायोकेमिकल इनपुट और इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। हायर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है इसको। थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू the division of land among successive generations had rendered land holding size uneconomically। तो देखो यार जैसे जैसे ये वक्त बीत रहा है बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी अनइकोनॉमिकल हो रही है, मतलब थोड़े पैसे कम आ रहे हैं और थोड़ा ख़राब हो रहा है मिट्टी भी। इन फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड, thus there enormous pressure on the agriculture land। अगर देखो अगर फार्मर है वो एक ही लैंड से बहुत ज़्यादा चीज़ें निकाले जा रहे हैं, आउटपुट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं छोटी सी लैंड से, तो जो एग्री इनॉर्मस प्रेशर होता है लैंड के ऊपर वो थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिया जा काम कराया जा रहा है उस लैंड से,
और उसमें थोड़ी बहुत न्यूट्रिएंट की कमी भी हो सकती है। तो इसी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है सब्सिस्टेंट फार्मिंग, सब्सिस्टेंस। और अब तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कमर्शियल फार्मिंग का क्या होता है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फार्मिंग इज यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इम्पोर्ट। तो देखो यार, पहले में क्या था, पहला टाइप था प्रिमिटिव, यहाँ पे थोड़ी कम यूज़ किया जाता है, प्राइमरी चीज़ें यूज़ करी जाती है, कम लेबर यूज़ करी जाते हैं। फिर क्या आया, फिर आया इंटेंसिव, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ाई हमने और हाई पॉपुलेशन प्रेशर किया ज़्यादा, और जो इनपुट है हम वो बहुत ज़्यादा लेने लग गए, ठीक है। बायोकेमिकल इनपुट्स भी बहुत ज़्यादा लगते थे, वाटर भी बहुत ज़्यादा दिया करते थे, ठीक है। तो वो हो गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अब है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग मतलब होता है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अच्छी मॉडर्न इनपुट्स को और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स या फिर HYV सीड्स। देखो यार, HYV सीड्स वो सीड्स होती है जो हाई यील्ड देती है, या फिर कह लो बहुत थोड़ी अच्छी सीड्स होती है। केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। जैसे कि तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा था, ठीक है, 1970 के आसपास ना, देख लेना वो तो। ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था, वो भी यही है, कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा HYV सीड्स यूज़ करी गई थी, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए थे, ठीक है, और उससे प्रोडक्शन भी अच्छी हुई। द डिग्री ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेरी फ्रॉम अ रीजन फ्रॉम अदर। एक डिग्री होती है, मतलब कमर्शियल फार्मिंग की जो डिग्री होती है वो बहुत ज़्यादा वैरी करती रहती है। एक रीजन में कहीं पे कम हो जाता है ये, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि राइस एक कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, और इन ओडिशा इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। तो जैसे कि राइस है, राइस मतलब चावल है, वो ना हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडर्न तरीके से यूज़ बनाए जाते हैं या फिर ग्रो करे जाते हैं। बट उड़ीसा में थोड़ा सा सब्सिस्टेंस लगाया जाता है। सब्सिस्टेंस क्रॉप मतलब जो थोड़ा कम, ज़्यादा उसको हम ध्यान नहीं देते, HYV सीड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो जो प्लांटेशन होती है वो एक कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप होती है, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, हम एक ही जगह पे अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, एक सिंगल क्रॉप को हम बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, और इसको बोलते हैं हम प्लांटेशन। प्लांटेशंस होते हैं क्रॉप प्लांट, बनाना प्लांटेशन। ये देखो, बनाना प्लांटेशन कहाँ पे होती है, साउदर्न सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट्स में होती है। तो देखो यार, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देख लेना। देखो, प्लांटेशन एज इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। प्लांटेशन बहुत ज़्यादा लैंड यूज़ करते हैं क्योंकि कमर्शियल है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी यूज़ करी जा सकती है क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग है, और ये बहुत ज़्यादा लैंड लेते हैं। तो देखो, इंडिया में जो टी कॉफ़ी होता है, टी कॉफ़ी रबड़ जो ये सब होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि कहाँ पे टी ग्रो करता है, टी ग्रो करता है असम में। प्लांटेशन, टी प्लांटेशन कहाँ पे है, असम में। नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी, नॉर्थ बंगाल और असम में टी, कॉफ़ी इन कर्नाटका। तो देखो यार, जो कॉफ़ी होती है वो भी टी की तरह नहीं होती, वो टी शायद से पहाड़ों के आसपास उगाई जाती है, और कर्नाटका में कॉफ़ी उगाई जाती है। इसलिए तो कहा गया है असम में, असम में थोड़ी हिली साइड होती है ना असम, इसलिए वहाँ पे टी भी उगाई जाती है। कर्नाटका में क्या, कॉफ़ी। असम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन है कुछ। तो crop grown in these states, since the production is mainly for market as well as developed network of transport and communication, plantation areas processing area may play an important role in development of plantation। तो देखो यार, जो प्लांटेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ें होती है, जैसे कि ये बैम्बू प्लांटेशन होती है, ठीक है। तो बैम्बू प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यूज़ करे जाते हैं, तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ चाहिए होगा, और इसके लिए हमें एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है प्लांटेशन को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो अब क्रॉपिंग पैटर्न हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।